सो लेट्स स्टार्ट मोशनल ईएमएफ एंड कुछ इसमें एक दो चीजें रह गई थी उसको भी कवर करते हैं. सो इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस रिगार्डिंग मोशनल ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ के एक्सप्रेशन को हमने दो तरीकों से ऑब्टेन किया था, बाय फैराडेज लॉ एंड बाय लॉरेंस फोर्स. और उसमें हमने डायग्राम बनाया था कुछ इस तरह से कि एक यू शेप्ड कंडक्टिंग ट्रैक या कंडक्टिंग रेल को हमने रख दिया था और इसके ऊपर एक किसी आर रेजिस्टेंस का कंडक्टिंग रॉड को रख दिया था. इसका जो ये रेजिस्टेंस है कंडक्टिंग रॉड का, अगर इसके रेजिस्टेंस को आर अज्यूम कर रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में जो दूसरा ये पूरा कंडक्टिंग ट्रैक है इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान रखा है हमने. यानी कि इस पूरे लूप पी क्यू आर एस का टोटल रेजिस्टेंस ही हमने आर ही मान रखा है, विच इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल. ठीक है, ये एल लेंथ. और इसको हमने कहां पे प्लेस किया हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड, जो किस तरीके से रखा हुआ है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड इट, इस तरीके से. हमने इसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया था जब हम इसको किसी v स्पीड से मूव करवाते थे, तो हमने बोला था कि इसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये कंडक्टिंग रॉड है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, दे विल बी द चार्ज कैरियर्स. सो अभी यहाँ पर ये रेंडमली मूव कर रहे थे रॉड में, लेकिन जब पूरी रॉड को इधर मूव करवा रहे हो v से, तो हर एक इलेक्ट्रॉन भी अपने आप ही इधर रॉड के साथ ही मूव करने लग गया सेम स्पीड v से. यानी कि हम बोलेंगे कि चार्ज की मोशन इस डायरेक्शन में हो गई. एंड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, लॉरेंस फोर्स लगता है क्यू वी बी या क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पे v माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, b माइनस के कैप डायरेक्शन में है और q माइनस ई है. तो हमने जो लॉरेंस फोर्स देखा था वो आया था हमारे पास क्या? Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से माइनस ई वी बी साइन 90, क्योंकि v और b परपेंडिकुलर तो है ही, और v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी? तो क्योंकि यहाँ q को तो हमने माइनस ई रख दिया तो हमें v क्रॉस b से मतलब है, तो v इधर है, b अंदर की तरफ है, तो हमें v क्रॉस b की डायरेक्शन, v क्रॉस b क्या हो जाएगा? v आपका चल रहा है माइनस आई कैप और b चल रहा है आपका माइनस के कैप, तो माइनस b माइनस आई और माइनस के आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या हो गया? माइनस जे. तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे लिख दी हमने माइनस जे माइनस और माइनस यहाँ पर हो गए प्लस. सो प्लस का ई वी बी, दैट वाज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स पर ये जो फोर्स लग रहा है एफ एम वेक्टर लॉरेंस फोर्स, वो प्लस जे कैप यानी कि q to p डायरेक्शन में लग रहा है. दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग फ्रॉम q to p in upward direction and they would be accumulating towards the end p. तो p पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की एक्यूमुलेशन बढ़ती गई तो वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता गया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली q पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मोशन जिसका मेन कॉज है मैग्नेटिक फोर्स, उस वजह से इलेक्ट्रॉन की एक्यूमुलेशन ऊपर हो रही है. लेकिन इस वजह से एक दूसरा फेनोमेनन और पिक्चर में आ गया जो है ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, कि पी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई और क्यू पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई. तो इसका मतलब इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया. तो एक तरह की यहां पर virtual battery, we can say कि एक virtual battery has been conducted or connected in between the terminals P and Q. So P पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो चुकी है, Q पॉइंट पर पॉजिटिव. तो इस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा जिसकी डायरेक्शन होगी Q to P एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इज इक्वल टू क्यू ई, और E की डायरेक्शन हमें पता है Q to P है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी Q to P हुई यानी कि प्लस जे कैप में. तो आप इसको लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे?
Q की वैल्यू है यहाँ पर माइनस ई और E की डायरेक्शन है E प्लस का जे कैप, माइनस ई इंटू जे कैप, ये हमें मिला E माइनस जे कैप। यानी कि अगर मैं बोलूं कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है प्लस डायरेक्शन में। वैल्यू वाइज एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगी। उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स की फर्दर मोशन एक्यूमुलेशन होना रुक जाएगा। उस टाइम पर ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब Fm विल बिकम Fe और इस टाइम पे हो जाएगा EVB इज इक्वल्स टू EE। E is the electric field, small a is the charge of one electron। ये सब हम डायरेक्शन वाइज रख चुके हैं, यानी कि प्रॉपर हमने काम किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया V इंटू बी। ठीक है, एक फॉर्मूला आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, कभी अगर डायमेंशन वाइज आपसे पूछ ले कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। E इज इक्वल टू वी बी। खैर, तो हमें ये मिल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में सेटअप हुआ है? Q से P। Q से P की ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ कंडक्टिंग रॉड, यही है PQ, L रॉड। तो इसका मतलब एक L डिस्टेंस के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी देयर VPQ, एंड VPQ होता है पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है V इज इक्वल टू ED। D यहां पर क्या है? L, तो हमने लिख दिया L। VPQ इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इंड्यूस इन बिटवीन Q टू P। ठीक है, जो वर्चुअली बैटरी जैसा नजर आ रहा है वो EMF ही E है, और ये कितना हो गया? E इंटू L, और E की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट कर दे। कहां से सब्सटीट्यूट करेंगे? यहां से इक्वेशन 1 से, तो हमें मिल गई VBL या LBV या BVL या BLV, जैसा आपको अच्छा लगे। सो व्हाट इज दिस E जो घुमा कर ये लिख रखा है? E is nothing but the potential difference, BLV। ठीक है साहब, ये पूरा प्रोसेस किया था लॉरेंज फोर्स से। फैराडेज के अकॉर्डिंग हमने जो प्रोसेस किया था वो क्या था? वो था, फैराडेज बोलता है कि जब भी मोशन होगी किसी कंडक्टर की मैग्नेटिक फ्लक्स के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उससे रिलेटेड अगर क्लोज लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में हो चेंज, तो उसमें एक EMF इंड्यूस होगा जो कि इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी ये इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो उसके होने का अपोज कर सके, तो माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट थिंग। डेल्टा फाई यहाँ पर BA होता है, तो हमने लिख दिया था ये BA, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। PQRS लूप का एरिया वेक्टर भी अंदर है, दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण एंगल उनके बीच में 0 हो गया। तो B डॉट A, BA cos 0, BA बन चुका है यहाँ पर प्रॉपरली। BA मैग्नीट्यूड वाइज में ही चल रहा है BA अपॉन डेल्टा T, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, माइनस चल रहा है बाहर, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। डेल्टा A क्या है? जो लूप इधर ट्रेवल हो रहा है उसकी वजह से ये जो PQRS का एरिया कंटिन्यूएशन में वेरी कर रहा है। तो जब ये किसी टाइम यहां आ चुका होगा, जब इसके पास इस ट्रैक से डिस्टेंस x बच रही हो, तो इन बिटवीन हमें कंटिन्यूएशन के अंदर हम कर रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस कंटिन्यूएशन में चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है। तो जब वो कहीं यहां पे इन बिटवीन होता, तो उसने dx डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होता, तो ये डिस्टेंस dx, ये लेंथ l, तो एरिया हो चुका होता साहब l इंटू dx। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी माइनस b, डेल्टा A की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा A की वैल्यू L इंटू एक्स अपॉन डेल्टा T। L लेंथ ऑफ रॉड इज कांस्टेंट, वेरी क्या कर रहा है? x, कंटिन्यूएशन में x इज डिक्रीजिंग, उधर ले जा रहे हैं, तो माइनस b, L कांस्टेंट है, डेल्टा से बाहर लिख दिया, चेंज सिर्फ x में हो रहा है अपॉन T। x इज द डिस्टेंस
जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, एंड चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में ये x डिक्रीज हो, मतलब x का डिक्रीज होना, नेगेटिव ऑफ डेल्टा x का मतलब x इज रिड्यूसिंग। सो आप ये बोल सकते हो इसको डायरेक्ट ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हो, BLV ये हो गया E इज इक्वल्स टू BLV वेयर माइनस ऑफ डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, decrease of distance with respect to time is the speed towards it। भाई इधर ही x रिड्यूस हो रहा है तो उधर की वो वेलोसिटी v यहाँ पे होनी चाहिए BLV। तो दोनों मेथड से BLV हमारा प्रोसेस होता था। तो दोनों प्रोसेस से हमने ऑब्टेन कर लिया, आंसर होना चाहिए EMF BL इंटू V। ठीक है, अब यहां से बात करें तो EMF हमने निकाल लिया है। इक्वेशन इसको दे देते हैं, कोई सी इक्वेशन दे देंगे इसको। चलो इन सबको इक्वेशन ना देके डायरेक्ट मैं इसी को इक्वेशन दे देता हूँ, इक्वेशन 1। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, EMF इंड्यूस कितना होता है BL इंटू V। सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हाउ मच करंट हैज बीन इंड्यूस, क्योंकि अगर EMF इंड्यूस हुआ है तो एक तरह की वर्चुअल बैटरी है, और वर्चुअल बैटरी नीचे प्लस है तो देखिए आप खुद सोचिए कि नीचे प्लस है ऊपर माइनस है तो करंट इधर से ऐसे जाकर के ऐसे ही आ पाएगी, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, इसके अंदर P से Q होगी मेन करंट की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि फोर्स ऊपर लग रहा था, ये वाला फोर्स प्लस जगह में लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे तो करंट नीचे फ्लो होगी, यहां से भी हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे करंट इस तरीके से चल रही है, यहाँ करंट ऐसे चल रही है, यहाँ करंट ऐसे चल रही है, इधर करंट ऐसे चल रही है, यानी कि अलोंग PQRSP इस पाथ को फॉलो कर रही है। एंड वी वांट टू फाइंड दैट इंड्यूस करंट। ठीक है, सो ये करंट कैसे इंड्यूस हुई होगी। सो इंड्यूस करंट का मेन रीजन होता है इंड्यूस EMF, और EMF और I के अंदर रिलेशन क्या होता है, EMF E is equals to या V is equals to IR according to Ohm's law। Ohm's law E is equals to IR, तो I is equals to E upon R। R is what? The resistance of the conductor। कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने बता रखा है R होता है, so E upon R। So this is equation 2। थर्ड हम बात कर लेते हैं, हमने EMF induced EMF फाइंड कर लिया, this is the expression of induced EMF, this is the expression of induced current। Let's talk about the force, कि फोर्स कितना होगा अगर I current has been induced। तो थर्ड हम बात कर लें साहब, how much force on L length conductor, है ना। हमने देख रखा है कि जब भी कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमने इसको पढ़ रखा है, तो वो कितना लगेगा, तो यहाँ पे इसको भी दो तरीके से समझ सकते हो आप। वही लॉरेंज वाले FBI रूल जो आपका बोलता है फ्लेमिंग वाला, उससे भी निकाल सकते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि हम यहाँ पे, क्योंकि ये इंड्यूस करंट का कॉन्सेप्ट है, कि लेंज रूल भी हम यूज कर सकते हैं। लेंज क्या बोलता है, जिस डायरेक्शन में है मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होनी चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसका मतलब अगर ये इधर आ रहा है तो फोर्स इधर लगना चाहिए। फ्लेमिंग से देखें हम यहाँ पर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। और एक्सप्रेशन वाइज अगर बात की जाए तो एक्सप्रेशन, फोर्स का एक्सप्रेशन होता है I इंटू एल क्रॉस बी, I इंटू एल क्रॉस बी। अगर मैग्नीट्यूड वाइज मुझे देखना है तो मैं बोलूंगा ILB, है ना, ये डायरेक्ट लिख देता हूं, IL क्रॉस बी का मतलब ILB साइन। अब L है ये वाली, L रखा हुआ है हमने किस डायरेक्शन में, ऐसे प्लेन XY प्लेन के अंदर, B है इधर, तो L है ऊपर या नीचे, कोई सी भी एक डायरेक्शन मान लो, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं ना मैं, तो L तो ये हो गया, और B है अंदर, दोनों है 90 डिग्री पर, तो ILB साइन 90 बोले तो मैग्नीट्यूड वाइज अभी मैंने निकाल दिया, दिस इज द ILB। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स या तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर लो, सो बेस्ट वैसे वही रहता है जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि फोर्स कंडक्टर, मूविंग कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में लगेगा, उस मूविंग कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है,
लेंथ, जो भी उसकी लेंथ है उस लेंथ में एल रॉड, अगर एल लेंथ है रॉड की या कंडक्टर की, उस लेंथ में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड है तो उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल FBI। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कंडक्टिंग रॉड है मेरे पास ये वाली, एल लेंथ की रॉड है, इसके अंदर अगर करंट पूछूं आई करंट, ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मैं मेन करंट कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो करंट किधर जा रही है, नीचे, तो करंट तो है नीचे और मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, तो फोर्स किधर लगेगा अकॉर्डिंग टू FBI रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बी अंदर करंट नीचे, तो फोर्स लग गया टुवर्ड्स राइट, यानी कि आई कैप डायरेक्शन के अंदर। तो फोर्स की डायरेक्शन हमें पता चल गई क्लियरली, मोशन के अपोजिट। ठीक है, लेंस भी यही बोलता है कि अपने होने का अपोज करना चाहिए इसका, इंड्यूस होने का, तो फोर्स लग रहा है। इसका मतलब आप तो मूव करवा रहे हो इधर, लेकिन इस पर करंट इंड्यूस होने के कारण लेंज बोलता है कि इसके होने का अपोज करना चाहिए। करंट क्यों इंड्यूस हो रही थी, क्योंकि आप इसको मूव करवा रहे थे। आप मूव किधर करवा रहे थे, मोशन किधर दे रहे थे, आप इधर दे रहे थे माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो लेंज बोलता है कि करंट इस तरह से इंड्यूस होगी कि इसके होने का अपोज कर सके। किसके होने का, करंट के इंड्यूस होने का। करंट नहीं चाहती क्योंकि शुरू में कुछ भी करंट नहीं थी जब ये यहां रखा हुआ था। तो लेंज बोलता है कि वो करंट शुरू में अगर जीरो थी यानी करंट नहीं थी, तो अभी भी ये चाहेगी कि मैं जनरेट ना हो, इंड्यूस ना हो। इंड्यूस ना हो उसके लिए ये इसका रीजन, मेन कॉज था मोशन का होना इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये इस कंडक्टर पे करंट इस तरह से कुछ जनरेट करेगी कि इस पर एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए। लग भी रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी हमने प्रूव कर दिया, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसका मतलब आपको अगर इसको इधर मूव करवाना है तो आपको ILB जितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड वाइज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, तब जाकर के कंडक्टर इधर की तरफ मूव हो पाएगा। ठीक है, सो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर, I into L into B। if the I is the induced current, L is the length of the conductor, B is the magnitude of magnetic field, then how much force is required to move the conductor, ILB। ठीक है, तो इतने फोर्स से आप जब इसको लेकर के आओगे, तो जब ये फोर्स, अगर मैं बात करूं ये जो फोर्स लगा रहे हो ILB के अपोजिट लगा रहे हो, तो ये F फोर्स क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। और जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो हमेशा एक वर्क डन होता है। एक्सटर्नल फोर्स जिसके थ्रू कुछ ना कुछ मोशन हो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो, वर्क डन होता है। और अगर वर्क डन है तो पावर है ना। व्हाट इज पावर, द एबिलिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन या द रेट ऑफ एनर्जी, है ना, रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। P इज इक्वल्स टू W/T। उसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, Fs अपॉन T। सो F वेक्टर डॉट S वेक्टर, S वेक्टर अपॉन T वेलोसिटी होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है V। तो ये कौन सी पावर की बात कर रहा हूं, जो आप एक्सटर्नली यूज कर रहे हो, आपकी पावर जिससे आप इसको लेके जाओगे इधर। तो हाउ मच पावर वी मस्ट रिक्वायर टू मूव द कंडक्टर, सो वी हैव टू अप्लाई दैट मच पावर F डॉट V। ठीक है, अगर मैं F डॉट V की बात करूं तो ये F कौन सा चल रहा है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। सो वी हैव द एक्सटर्नल पावर एज एक्सटर्नल फोर्स डॉट V। डायरेक्ट इसको भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला प्रॉपर्ली ऑलरेडी ग्रेड 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा होता है ना। F एक्सटर्नल डॉट V, F एक्सटर्नल की डायरेक्शन देखूं तो इधर माइनस आई कैप, V की डायरेक्शन भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, cos 0 है ना, डॉट प्रोडक्ट है cos 0। सो व्हाट वी कैन राइट, मैग्नीट्यूड वाइज F एक्सटर्नल इनटू V। और पावर तो होती ही स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना है, ILB जितना ही लगाना है। जितना फोर्स इधर लग रहा था उसी के अपोजिट आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया,
तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ILB इंटू वी. सो दैट मच एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है. सो आप इसको जैसे मर्जी चाहो, जैसे आपको याद अच्छे से हो पाए आप इसको लिख सकते हो, है ना. BLVI या BILV या BLIV या BILV, जैसे जो आपको अच्छा लगता हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, है ना. आएंगे ये चारों क्वांटिटी. अच्छा साहब, ये हमारे पास 1 1 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4. फोर्थ के अंदर हम आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, E अपॉन आर. यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं. सो हमें मिल गया BLV इंटू इंड्यूस EMF. ये इंड्यूस करंट है. व्हाट इज आई, इंड्यूस करंट, है ना. इंड्यूस करंट की जगह अगर इंड्यूस EMF की टर्म्स में लिखना है तो E अपॉन आर, P एक्सटर्नल. ठीक है, इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं. और ज्यादा अगर हमें इंड्यूस EMF भी नहीं लिखना है, हमें BL और इनकी टर्म्स में लिखना है, मोशन की टर्म्स में ही, क्योंकि हमने तो बोला V स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर L लेंथ को लेकर के जा रहे हैं, तो इंड्यूस EMF का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो इन टर्म्स ऑफ BLV. तो यहां मैंने रख दिया साहब, BLV इंटू BLV अपॉन आर. क्या बन गया साहब, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर. दिस इज दैट मच द एक्सटर्नल पावर वी मस्ट रिक्वायर to move the conductor in the magnetic field to induce a current and hence induce EMF या induce EMF and induce current. उसके लिए इतनी पावर आपको रिक्वायर्ड है, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर. अच्छा, तो ये जब पावर आप लगाएंगे, इस पावर का होगा क्या बेसिकली, तो जूल्स क्या बोलता है, जूल्स लॉ था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा था कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और उसमें I करंट है, अगर उसमें करंट है I और उसका रेजिस्टेंस है R, तो उसमें एक हीट डेवलप होगी. अगर I करंट R रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है तो हीट जनरेट होगी. वो हीट जनरेट क्यों हो रही है, क्योंकि पावर डिसिपेट हो रही है इन टर्म्स ऑफ हीट. तो मैं पावर डिसिपेशन निकाल लूं, देखते हैं कि वो पावर डिसिपेशन कितना आएगा. तो पावर डिसिपेशन, है ना, पावर डिसिपेशन, और हाउ मच पावर हैज बीन डिसिपेटेड. सो अकॉर्डिंग टू जूल्स या पावर डिसिपेशन फॉर्मूला, P डिसिपेट विल बी इज इक्वल टू, क्या होता है पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला, I स्क्वायर आर. 2-3 फॉर्मूला होते हैं, P इज इक्वल टू VI, और V की जगह IR रख दे तो I स्क्वायर आर. हम इंड्यूस करंट की टर्म्स में रख रहे हैं तो I स्क्वायर आर. ठीक है, या V अपॉन I, V का मतलब EMF अपॉन I, E अपॉन I. ठीक है, सो VI, एक तो फॉर्मूला हो गया VI यानी कि EI, V की जगह रख दिया मैंने IR, तो I स्क्वायर आर. एक होता है फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर यानी कि E स्क्वायर अपॉन आर. तो यही फॉर्मूला क्या होता है, E स्क्वायर अपॉन आर. E की वैल्यू हमारे पास है क्या साहब, बिल्कुल है, BLV. अगर यही फॉर्मूला यहां रख दूं तो कितना मिल जाएगा, E का स्क्वायर बोले तो BLV का स्क्वायर, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर. क्या नजर आया आपको, इक्वेशन 6 और 7 से कुछ कुछ हुआ. जो आप एक्सटर्नल पावर दे रहे थे बेसिकली वो पूरी मोशन के दौरान डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें करंट इंड्यूस हो रही है. और ये जो आपने पावर बेसिकली दी है इसको मूव कराने में, ये किस टर्म्स में डिसिपेट होगी, हीट की टर्म्स में. आप चाहें तो उस हीट को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, हाउ मच हीट विल बी डिसिपेटेड, I स्क्वायर R इंटू T. हीट इज व्हाट, एनर्जी. हीट इज व्हाट, फॉर्म ऑफ एनर्जी. और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर डिसिपेटेड. और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, जब एनर्जी को आप हीट की टर्म्स में लिखते हैं तो पावर डिसिपेटेड कितने टाइम तक हुई, I स्क्वायर आर टी. दिस इज कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो आप चाहो तो अब यहाँ पे I स्क्वायर आर की वैल्यू तो आपको पता ही है, या I स्क्वायर आर की वैल्यू ही है,
कितनी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर और इंटू टी. सो दैट मच हीट विल बी डिसिपेटेड. सो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर की पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इंटू टी. दैट मच energy will dissipate in terms of heat according to Joule's law of heating. या पावर के टर्म्स में पूछे तो that much power would be dissipated. ठीक है साहब. So how many of you understood it fully perfectly? हाँ भाई, आप लोगों को अब यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है. तो हम एक छोटा सा एक टॉपिक निपटा देते हैं. छोटा टॉपिक नहीं, रिलेशन है. द रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज Q, वो किसकी वजह से आया होगा, ड्यू टू इंड्यूस करंट. ये जो दिख नहीं रहा होगा, ये मैंने लिखा है ड्यू टू इंड्यूस करंट. सो किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज Q एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई और Q के बीच में रिलेशन हम फाइंड करने वाले हैं. सो सिंस वी नो दैट कि इस पूरे मोशन के अंदर जो इंड्यूस करंट हुई है उसका फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, E अपॉन आर. लेकिन खुद E तो मैग्नीट्यूड वाइज कितना होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. तो और अपॉन आर चल रहा है. सो ये क्या बन गया, डेल्टा फाई अपॉन आर डेल्टा टी या डेल्टा टी इंटू आर. और आई खुद क्या होता है चार्ज की टर्म्स में, Q बाय टी. तो डेल्टा Q बाय डेल्टा टी लिख सकते हो या Q बाय डेल्टा टी लिख सकते हो आप इसको. सो क्योंकि यहाँ डेल्टा टी चल रहा है तो मैंने प्रेफर कर दिया कि इसको भी डेल्टा ही लिख दूं कि नेट चार्ज डेल्टा Q बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा फाई अपॉन आर डेल्टा टी. डेल्टा टी गेट्स कैंसिल्ड. वी गॉट द इंड्यूस्ड चार्ज डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर. वर्डिंग वाइज बोलूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू मोशनल ईएमएफ, या आप सिंपली इंड्यूस्ड चार्ज भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स upon resistance of conductor. So this is just the relation. Remember this formula for competitive exam point of view. Delta phi upon R. डायमेंशनल फॉर्मूले में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिजेंबल्स विद प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू रेजिस्टेंस, है ना, इस तरह से कुछ भी. तो आपको ये रिलेशन पता होगा तो आप बता सकते हो भाई आर इधर आ जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू रेजिस्टेंस, या फिर चार्ज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यूनिट वाइज की कौन सी यूनिट रिजेंबल्स करती है. तो बेसिकली इस तरह के फॉर्मूले न्यूमेरिकल बेस्ड ना हो करके ज्यादातर यूनिट और डायमेंशंस पे ज्यादा चलते हैं, जो बिल्कुल अलग तरीके के रिलेशन. भाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है, वो चार्ज चल रहा है, दूर दूर तक अभी तक कोई रिलेशन नहीं देखा, अचानक से टपक पड़ा, ये अचानक से आ गया. सो इन चीजों को जनरली कंपटीशन में हम यूज करते हैं किसके लिए, यूनिट्स की सिमिलरिटीज की. हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला मीटर पर सेकेंड इन टर्म्स में क्या हो जाएगी, या डायमेंशनल फॉर्मूला किस किस का सेम होगा, किन किन क्वांटिटीज का. तो इसके साथ साथ 2-3 क्वांटिटी, फिर उसमें ऑप्शन ओनली ए एंड बी एंड सी, ए बी सी ऑल, इस तरीके से कुछ दे दिया जाता है. सो दिस टॉपिक वी हैव फिनिश्ड. हाउ मेनी हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली. तो आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है साहब.